नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि इतिहास क्या है और इतिहास का इतिहास क्या है और भी कुछ बेसिक डिटेल्स हमने जानने की प्रयास किया इतिहास के बारे में। और दोस्तों आज जो हमारा उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री इसका मतलब है कि दोस्तों जो इतिहास का वर्गीकरण है ना वो बेसिकली तीन तरह से किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड, यानी प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ना ये बेसिकली किसके आधार पर किया गया है? साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य यानी सोर्सेज के आधार पर। तो क्या इसमें साक्ष्य नहीं होते? तो दोस्तों इसमें यदि बात करें तो साक्ष्य होते हैं। क्या इसमें साक्ष्य नहीं होते? तो दोस्तों इसमें भी साक्ष्य होते हैं। तो दोस्तों यहां बात करें तो दोस्तों यहां भी साक्ष्य होते हैं। तो फिर इसका क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? तो दोस्तों इसमें हम देखें तो इसमें बेसिकली है क्या दोस्तों, यहाँ जो साक्ष्य है ना वो बेसिकली लिखित और पुरातात्विक, ये दोनों साक्ष्य हैं दोस्तों। और यदि दोस्तों यहां बात करें तो यहां भी लिखित और पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य हमको पाए जाते हैं। और जबकि दोस्तों यहां यदि हम बात करें तो यहां केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य हमको पाए जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यदि हम आगे बात करें तो ये लिखित साक्ष्य क्या है और पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, तो इसमें हम पहले इसको एक बार समझ लेते हैं ताकि फिर ये टॉपिक आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो साक्ष्य जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी देखा कि किसी कहानी को या किसी चीज का रियल में घटित हुई है उसको कुछ रियल में इतिहास बनाता है तो वो है साक्ष्य। तो दोस्तों साक्ष्य ही है जिसके आधार पर इतिहास का हम निर्माण करते हैं। अब साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, लिखित यानी रिटन एविडेंस और पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब लिखित और पुरातात्विक में क्या डिफरेंस है दोस्तों? तो दोस्तों यदि हम इसकी बात करें तो पुरातात्विक में दोस्तों कुछ भी हमको मतलब लिखा हुआ नहीं पाया गया। इसमें केवल जैसे आपको प्राचीन समय में बात करें तो जो मानव ने गुफाओं में चित्र बनाए, इसके अलावा मनके जो मानव ने यूज करे, इसके अलावा दोस्तों जो पत्थरों के औजार मानव ने यूज करे, इसके आधार पर क्या करते हैं दोस्तों जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो इन चीजों का इंटरप्रिटेशन करते हैं और इनके आधार पर इतिहास निर्माण करने की कोशिश करते हैं, इतिहास को एक दिशा देते हैं। तो दोस्तों ये पूरा एक तरह से इंटरप्रिटेशन अलग अलग व्याख्याओं और एक तरह से अनुमान पर आधारित होता है, क्योंकि इसके पास हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं होते कि हाँ ऐसा हुआ था, कहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है क्या, यानी इतिहास का वह कालखंड जिसके हमको एविडेंस केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिलते हैं यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिलते हैं। जबकि दोस्तों हम यदि बात करें प्रोटो हिस्ट्री की तो दोस्तों फिर इसमें हम बात करें ना तो इसमें लिखित और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत मौजूद है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम एग्जांपल लेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ है, हमको मोहरें मिली है, इन मोहरों पे दोस्तों लिखा हुआ तो हमको मिला है लेकिन अब तक हम उस चीज को पढ़ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों इसलिए ना इसको इन दोनों के बीच में रखा गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ हमको पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित साक्ष्य भी, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो लिखित साक्ष्य है या रिटन एविडेंस है उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं दोस्तों। तो इसलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। जबकि हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें दोस्तों तो ये लगभग 600 बीसी से शुरू होता है दोस्तों, और यहाँ हमको रिटन प्लस आर्कियोलॉजिकल दोनों एविडेंस मिलते हैं और जो लिखित साक्ष्य हैं उनको हमने पढ़ भी लिया है, उनका इंटरप्रिटेशन भी कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो रिटन एविडेंस है या साक्ष्य है उसके आधार पर इतिहास को 3 पार्टों में मतलब विभाजित किया जाता है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि लास्ट में हम कहें तो प्री हिस्टोरिक वो पीरियड है जिसमें हमको इतिहास को जानने के केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, यहाँ
जहाँ पे रूम रह के मतलब कहीं पे भी जहाँ पे आप तैयारी कर रहे होंगे, रूम लेके रह रहे होंगे कुछ भी, तो दोस्तों जैसे ही आप रूम खाली करके जाओगे ना, तो सपोज करो आपका कुछ रह गया दोस्तों, जैसे आपका कोई एक आध बर्तन रह गया या कुछ और आपके कपड़े रह गए दोस्तों, जो गंदे कपड़े हैं वो आप छोड़ जाओगे, आपका जो ढेर है मतलब कॉपी किताबें हैं जो वेस्ट है वो आप छोड़ के चले जाओगे दोस्तों। तो फिर कोई उसको आके देखेगा ना, तो दोस्तों जब आपके कॉपी किताबें देखेंगे, आपके बर्तन देखेंगे, ये सब देखेंगे ना, तो वो जो लोग हैं वो सोचेंगे कि हाँ यहाँ पे कोई स्टूडेंट रहते होंगे। तो इस तरह से आप कुछ लिख के नहीं गए कि हाँ मैं यहाँ रहता था, यहाँ मैं पढ़ता था, लेकिन आप जो एविडेंस छोड़ के गए ना रूम में, उसके आधार पर जो नया व्यक्ति आया उसने देखा और समझा कि हाँ ये स्टूडेंट रहता था, ये पढ़ता था। जैसे आपकी किसी सब्जेक्ट का कोई पेज रह गया, कोई किताब रह गई, तो वो अनुमान लगाएगा कि हाँ ये इस सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहा था, इससे संबंधित हो सकता है। तो दोस्तों यही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम वो पाए जाते हैं। गुफाओं में मानव ने चित्र बनाए उस समय, इसके अलावा पत्थर का उन्होंने प्रयोग किया, इसके अलावा मनके बनाए। तो इन सब के आधार पर क्या होता है, इतिहासकार इंटरप्रिटेशन करने का कोशिश करते हैं कि कैसा हमारा रहा होगा। और जबकि हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो यहाँ लिखित और पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य हमको मिलते हैं दोस्तों। तो ये हिस्टोरिकल पीरियड हो गया। और दोस्तों ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्यों आया, तो दोस्तों इसमें हमारे पास क्या है, साक्ष्य तो है लिखित और पुरातात्विक, लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य है जैसे हड़प्पा सभ्यता की मोहरें एग्जांपल के तौर पे, उन पे जो लिखा हुआ है, जो चित्र है और जो लिखा है, उस समय के मानव ने लिखा तो सही हड़प्पा कालीन लोगों ने, लेकिन हमारी कमी है या कहे कि हम उसको पढ़ नहीं पाए, तो इस काल को इसलिए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। तो ये छोटा सा एक पार्ट था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री देखा, अब दोस्तों आगे जब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो कुछ चीजें और जरूरी है जो हमें जानना आवश्यक है, और हमारे लिए हमारी जो इतिहास की समझ, यदि हमको इन चीजों के बारे में पहले पढ़ लेंगे तो इतिहास को एक अच्छे से हम समझ पाएंगे, अच्छे से इतिहास में हमारी रुचि बन पाएगी। तो दोस्तों और वो आगे क्या चीज है, तो दोस्तों एक है इतिहास लेखन का ज्ञान। दोस्तों इतिहास लेखन के ज्ञान से तात्पर्य है दोस्तों कि जो इतिहास लेखन है ना, जो इतिहास मतलब विभिन्न विद्वान इतिहास लिखते हैं, तो दोस्तों इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो इतिहासकार है वो आपस में सहमत नहीं होते। इतिहासकार हो या आर्कियोलॉजिस्ट हो, वो आपस में सहमत नहीं होते। जो सोर्सेज है, स्रोत है या सोर्सेज है जिनके बेसिस पे इतिहास लिखा जाता है, वो दोस्तों सोर्सेज सेम होते हैं, लेकिन सेम होने के बावजूद भी इतिहासकार आपस में सहमत नहीं होते। तो दोस्तों ये हमारे मन में भी सवाल आता है कि ये कैसे हो सकता है, जब सेम स्रोत है और लोग उसी को पढ़ रहे हैं और इतिहास लिख रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन करके, फिर उनके जो मत हैं वो डिफरेंट कैसे हैं, उनके मत में इतना भेद कैसे है। तो दोस्तों उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, एक तो कारण है कि दोस्तों जो जैसा कि आप वर्तमान में ही देख लो, जैसे कुछ रिपोर्टर या पत्रकार लिखते हैं न्यूज़पेपर में, हम पढ़ते हैं, जैसे कुछ न्यूज़पेपर में नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिकली, तो उनमें जो वर्तमान की सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, उसके बारे में काफी अच्छा लिखा हुआ मिलेगा। कुछ राइटर वो हमेशा अच्छा ही अच्छा लिखेंगे, जबकि कुछ राइटर हैं वो सरकार की आलोचना ही आलोचना करते हैं। तो दोस्तों चीजें तो वही है, सरकार तो अपने अनुसार काम कर रही है, लेकिन एक और जहां आलोचना ही एक राइटर लिखता है, जबकि दूसरा काफी प्रशंसा ही प्रशंसा लिख रहा है, जबकि कुछ राइटर दोनों चीजें मिश्रण करके अच्छी बातें भी और कुछ जो लूज फॉल है वो सारे भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये आप इस एग्जांपल से समझ पाए होंगे, ये जो हमारा पूर्वानुमान या वैचारिक जो हम कैसा सोचते हैं, उस समय भी जो इतिहासकार लिखते हैं ना वो क्या सोचते हैं, उनका क्या अनुमान है, उनका खुद की व्यक्तिगत सोच होती है ना, वो इसमें शामिल होती है। दूसरा दोस्तों इसके पीछे जो रीजन है,
दूसरा जो दोस्तों इसका रीजन है वो है कि जो हमारे पास सोर्सेज है वो समय समय पर बदलते रहते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं। उसका तात्पर्य हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम पहले कहते थे कि मोहनजोदाड़ो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे समय के साथ और मतलब उत्खनन हुए, और जैसा कि राखी गढ़ी पे अभी उत्खनन हुआ और चल रहा है, तो उससे तथ्य ये सामने आ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो नहीं, शायद उससे भी बड़ा स्थल राखी गढ़ी हो सकता है। तो दोस्तों ये चीजें है ना, मतलब जब नई नई उत्खनन होते हैं, नए नए सोर्सेज जब हमको और प्राप्त होते हैं, तो इसके साथ भी एक इतिहास है ना समय के साथ बदलता जाता है। तो दोस्तों ये दो कारण थे। तीसरा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार की सोच से प्रेरित होते हैं जो राइटर होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं। जैसे प्राचीन समय में जो हमारा इतिहासकार लिखा गया ना, वो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन था, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन था, मार्क्सवादी इतिहास लेखन था। तो दोस्तों ये साम्राज्यवादी इतिहास लेखन ने जो ये साम्राज्यवाद है इसकी मतलब पूर्ति के हिसाब से हमारे इतिहास को डिजाइन करने का प्रयास किया, जबकि जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं दोस्तों वो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित थे। तो उन्होंने कुछ चीजों को ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया हमारे प्राचीन इतिहास की को। और जबकि जो मार्क्सवादी इतिहासकार है जो दोस्तों वो बेसिकली जो आर्थिक ढांचा है, आर्थिक स्थिति है, उसके आर्थिक परिवर्तन के कारण ही सामाजिक धार्मिक राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, ऐसा कहता है। तो दोस्तों ये अलग अलग जो इतिहास लेखन की परंपराएं हैं, ये भी एक कारण है इनके पीछे कि ये अपने अपने नजरिए से इतिहास देखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि इतिहास लेकर इतिहास को यदि हमें समझना है, हमें जानना है, तो उससे पहले हमको है ना हिस्टोरियोग्राफी या इतिहास लेखन का ज्ञान आवश्यक है कि किस हिसाब से इतिहास लिखा जाता है, कैसे एक ही सोर्सेज होने के बावजूद भी उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है, अलग अलग तरीके से नजरिए से देखा जाता है। तो दोस्तों ये समझ होना आवश्यक है। उसके बाद में दोस्तों ये एक हम देखेंगे काल विभाजन या परिवर्तन की समझ। दोस्तों ये चीज इतिहास को यदि हमें समझना है तो ये चीज होना भी आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों इतिहास केवल तथ्यों का संकलन नहीं है कि कोई बोलते हैं कि इतिहास तो केवल ये बताता है कि अकबर राजा बना था, इतनी ईस्वी को बना था, या उसने इसका निर्माण किया। केवल इतना ही इतिहास नहीं है दोस्तों। इतिहास को हमें अच्छे से समझना है ना दोस्तों, तो हमको समझना होगा कि जलवायु में जब परिवर्तन होता है ना दोस्तों, तो तकनीक में परिवर्तन होता है। जैसे कि हम आगे देखेंगे दोस्तों पाषाण काल में कि जब जलवायु थोड़ी पहले क्या थी दोस्तों, प्लीस्टोसीन युग हम आगे देखेंगे, उसमें थोड़ी ठंडी जलवायु थी, तो उस तरह से कृषि आदि के लिए है ना अवस्थाएं विकसित नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे होलोसीन युग आया और हमारी जो जलवायु है वो गर्म हुई, तो कृषि जैसी व्यवस्थाओं की शुरुआत हुई, मानव का स्थायी निवास हुआ। ये आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों कैसे जलवायु है ना फिर तकनीक को प्रभावित करता है। फिर मानव जब कृषि करेगा तो उसके लिए औजार बनाएगा, भंडारण करने के लिए कृषि का स्थायी निवास करेगा, तो फिर मानव सोचने लगेगा, फिर कैसे धीरे धीरे समाज बनेगा। तो ये देखो दोस्तों मतलब मानव के जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, फिर मानव के जो जीवन यापन है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ स्टाइल में भी। फिर उससे दोस्तों सामाजिक जीवन में मानव के परिवर्तन आ रहा है, सांस्कृतिक जीवन परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक राजनीतिक आदि सभी परिवर्तन एक दूसरे से प्रभावित है दोस्तों। तो ये चीजें भी हमको है ना अच्छे से समझना जरूरी है दोस्तों कि इतिहास है ना बिना परिवर्तन की समझ के नहीं समझा जा सकता। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना चाहिए। तो अब यही और बेसिकली दोस्तों यही हम पूरे इतिहास में समझेंगे कि कैसे मतलब जैसे अलग अलग टाइम पीरियड में जलवायु कैसी रही, उस समय तकनीक क्या थी, और उसी तकनीक के बेसिस पे लोगों की लाइफ कैसी थी, सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा था। फिर जब दूसरे काल में हम जाएंगे जैसे पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता या ताम्र पाषाण काल, तो उस समय इस जलवायु में क्या चेंजेस आया, तकनीक में क्या चेंजेस आया, सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो दोस्तों इसी को हमको समझना है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि इतिहास केवल तथ्यों का संकलन है, ऐसा नहीं है।
दोस्तों वर्तमान में मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आज का जो युग है ना, मतलब हाँ, कहते हैं कि आधुनिकरण है। आधुनिकरण जो आधुनिकरण का मतलब ये नहीं होता कि दोस्तों हम अच्छा पहनने लग गए, अच्छे कपड़े, अच्छा वो। आधुनिकरण का मतलब होता है दोस्तों अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छे कपड़ों के साथ साथ हमारी जो सोच है, समझ है, उसका भी ओपन माइंडेड होना, हर मतलब सही गलत की हमें समझ होना, चीजों का ज्ञान होना, यानी हमारे अंदर मस्तिष्क के अंदर और बाहर दोनों तरीके से हमारी सोच यदि अच्छी है तो फिर उसको आधुनिकरण बोलेंगे एक तरह से। तो दोस्तों हो क्या रहा है आज की लाइफ स्टाइल, जैसे आज आप तकनीक देख लो, मानव पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। अब दोस्तों आज मानव टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वेब सीरीज है या मूवीज है, तो इनसे क्या हो रहा है दोस्तों, जो पश्चिमी सभ्यता है उसका भारत पे भी प्रभाव पड़ रहा है। भारत पे पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है, तो फॉर एग्जांपल जैसे विवाह जैसी चीजें है ना दोस्तों, इसमें लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही है दोस्तों। इसकी जगह जैसे लिव इन रिलेशनशिप जैसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है, ये तकनीक का प्रभाव है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों इस तरह से ऐसा नहीं कि इतिहास में हुआ, आज भी तकनीक और जो जलवायु है वो प्रभावित कर रहे हैं हमारी आर्थिक सामाजिक, और ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है दोस्तों। जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जलवायु तकनीक पे प्रभाव डालती है, तकनीक भी जलवायु पे प्रभाव डालती है। जैसे कि दोस्तों आज के समय में जो एसीज, ये सब इतनी मशीनरीज, पोल्यूशन, ये जो हमारा जैसे एसीज में से सीएफसीज जो गैसेस आदि निकलती है, या फिर जो पोल्यूशन है, इसकी वजह से हमारा जो जलवायु है वो गर्म होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये चीजें है ना, ये समझना है कि कैसे, मतलब मेरा बेसिकली कहने का मतलब यही है कि कैसे जब जलवायु में परिवर्तन आता है ना, तो बेसिकली तकनीक में परिवर्तन आता है। तकनीक में परिवर्तन आता है ना, तो लोगों की लाइफ स्टाइल, आज देख लो दोस्तों, जो हम बचपन में कबड्डी, खो खो ये सब खेला करते थे, कंची दोस्तों आपने देखा होगा, आज तकनीक ने उनको समाप्त कर दिया है दोस्तों, बस फोन में ही सब खेल लेते हैं। तो दोस्तों ये चीज देख रहे हो ना आप, कैसे प्रभावित कर रही है हमारे लाइफ स्टाइल को। फिर इससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन होगा दोस्तों, फिर सांस्कृतिक जीवन, पॉलिटिकल सिस्टम, सारी चीजों में दोस्तों ये एक दूसरे को है ना प्रभावित करते हैं। तो इतिहास हमें पढ़ना है ना, तो ये समझ होना दोस्तों बहुत आवश्यक है कि कैसे एक चीज दूसरे को प्रभावित करती है, और एक चीज में चेंजेस आता है तो दूसरी में कैसे आता है। और पूरे इतिहास में यही पढ़ना है दोस्तों हमको कि एक काल से, जैसे पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता में जलवायु कैसा था, फिर उससे तकनीक में क्या परिवर्तन आया, सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो दोस्तों इसी तरीके से इतिहास पढ़ना है दोस्तों। बेसिकली पढ़ना कैसे है, जैसे पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले हम जो पाषाण काल है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वहां का सामाजिक जीवन कैसा था, वहां तकनीक कैसी थी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आर्थिक सिस्टम कैसा था, लाइफ स्टाइल कैसी थी लोगों की, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये पढ़ ली, उसके बाद में दोस्तों उसके बाद में जैसे हम ताम्र पाषाण काल में आए, फिर उसमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे दोस्तों कि वही सेम चीज, तकनीक, सामाजिक जीवन, लाइफ स्टाइल। दोस्तों जब ये अलग अलग पढ़ ली हमने, इसको बोलते हैं दोस्तों, वो क्या बोलते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल। फिर उसके बाद में दोस्तों अलग अलग पीरियड में तो हम पढ़ेंगे, फिर एक पूरे में भी हम पढ़ेंगे, पूरा मतलब वर्टिकली, कि मतलब जो लाइफ स्टाइल है लोगों की उसको कंपेयर करेंगे कि पाषाण काल में कैसी थी, ताम्र पाषाण काल में कैसी हुई, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी हुई, मतलब पूरा एक एक पीरियड में सारी चीजें कैसी थी, फिर पूरी तकनीक कैसे चेंज हो रही है वर्तमान तक। उसके बाद में जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक जीवन है लोगों का, वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कैसे कैसे चेंजेस हो रहा है और उसके पीछे क्या कारण है। और दोस्तों आप समझ रहे हो कि इस तरह से हम पढ़ेंगे ना, तो आज जिस हिसाब से मतलब समाज बदल रहा है, लाइफ स्टाइल बदल रही है लोगों की, तो ये इतिहास हमको बहुत कुछ सिखा देगा कि कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे मतलब हुए। तो दोस्तों इस तरह से है ना, इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल तथ्यों का संकलन नहीं है। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि अध्ययन के जो स्रोत है ना, वो ही इतिहास की एक तरह से नींव है दोस्तों। मतलब एक होता है ना, बिना नींव के मकान ऐसे ही होता है खोखला, उसी तरीके से जो इतिहास है ना दोस्तों, वो इन पे टिका है।
यदि ये नहीं है ना तो दोस्तों इतिहास नहीं है। तो दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा कि जो आर्कियोलॉजिकल और रिटन एविडेंस। तो इनको दोस्तों एक बार हम अच्छे से आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये एक आध क्लासेस लगेगी, ये क्लास यहीं तक थी। ये आगे की क्लास में हम अध्ययन के स्रोत समझेंगे, फिर हम उसके आगे समझेंगे कि भूगोल और वो क्या बोलते हैं इतिहास में क्या संबंध है, जियोलॉजी और थोड़ा सा हम इतिहास का संबंध भी समझेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट दोस्तों इससे इंटरलिंकिंग है। और फिर हम हमारे टॉपिक में जाएंगे और अच्छे से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों ये एक दो क्लास में टाइम लगेगा, उसके बाद में तो फिर एक एक टॉपिक लेंगे और फिर उसको अच्छे से मतलब शॉर्ट में हम समझ लेंगे कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर बाद में आप उसको बुक से पढ़ लेना और फिर हम यहाँ पे उस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए ना वो हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।